हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस जीएस में। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सभी लोगों का जो भी आने वाला एग्जाम होगा वो सबको पता होगा और सभी को शायद पता भी चल गया होगा। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसका नोटिफिकेशन आपकी यूपीपीआरपी जो बोर्ड होता है ना, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड होता है, उसको आपकी जारी कर दिया गया है। और सबको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जून 2023 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन सरकारी गजट पर अपलोड कर दिया जाएगा और उस दिन से आपकी वो फॉर्म भरने फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कृपया करके सभी लोग मेहनत के साथ स्टडी करें, पढ़ाई करें और जो भी मुद्दे आपके हैं और खासकर करंट अफेयर्स के जो मुद्दे उन पर एक अच्छी पकड़ आता है, क्योंकि वास्तविकता में वही मुद्दे होते हैं जिन पे हम लोगों को डिस्कस करना होता है। जो वास्तविकता में उन्हीं से होती है जो जीएस आपकी बनानी होती है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ और अगर आपने ये क्लासेस आपकी पहले अटेम्प्ट की होगी तो इन क्लासेस के बारे में आपको पता भी होगा कि इन्हीं क्लासेस से मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि यहाँ से ये चीज आपकी चर्चा में रही, आप इन चीजों को एक बार डिस्कस कर लें, इन चीजों को आप एक बार पढ़ लें तो वहां से वो चीजें आपकी हमारी चर्चा में आ जाती हैं। तो कृपया करके वहां से देखिए। आज एक बड़े खास मुद्दे पर बात करेंगे हम, दो तीन मुद्दों पर, और दो तीन मुद्दे में डिटेल में आप सब लोगों को आपकी समझाते और बताते जाऊंगा। सबसे पहले हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा, इसमें जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है आपकी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव। ये बात, कर्नाटक में विधान सभा चुनाव 2023, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे हमेशा आपकी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो कृपया करके इन वाले मुद्दों को आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण तरीके से अगर आप डिस्कस कर लें, पढ़ लें और इन्हें सीरियसली ले लें तो फिर इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा आपकी हमारी पॉसिबल हो जाती है, ब्राइट हो जाती है चांस यहाँ से आने की आपकी, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास को सभी लोग आपकी सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और पूरी क्लास अटेम्प्ट करने की आप कोशिश किया करें आपकी, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अभी कर्नाटक भारत का एक साउथ इंडियन स्टेट है। कर्नाटक है ना, ये भारत का एक दक्षिणी भारतीय राज्य है, सभी जानते हैं, है ना। दक्षिणी भारतीय एक राज्य है। इस राज्य की अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी कि ये राज्य जो है वो अरब सागर की सीमा पर बसा हुआ। आप देख लें मैप में जाके, मैंने आपकी इसी वाली क्लास में आप लोगों को भारत और भारत के आपके हमारी जो समुद्री तटीय रेखा पर बसे हुए राज्य हैं वो आपको पढ़ा रखे हैं। तो कृपया करके वहां से सर्च करके उस क्लास को देखें। अरब सागर की सीमा पर बसा हुआ है, साउथ इंडियन स्टेट से दक्षिण भारतीय राज्य है। इस राज्य की अगर हम बात करेंगे आपकी, तो इस राज्य में अभी अभी 10 मई 2023 ईस्वी को यहाँ पर विधानसभा के चुनाव कराए। विधानसभा तो सभी जानते हो ना, इसको इंग्लिश में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं उसको कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के सदस्य एमएलए कहा जाता है। यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए 10 मई 2023 ईस्वी को। कर्नाटक अगर राज्य में अगर हम बात करेंगे आपकी, तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत विधानसभा के टोटल 224 सीटें हैं। ये आपको याद करना होता है। सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो आपको याद करना होता है कि नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। देखो, कर्नाटक उन भारत के राज्यों में शामिल है जहां दोहरी विधानमंडल व्यवस्था है, यानी कि दो सदनीय विधानमंडल व्यवस्था है। कर्नाटक में विधानसभा तो है ही है, विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है क्योंकि वहां राज्य सरकार होता है। विधान परिषद भी है कर्नाटक में, तो ये भी याद रखें क्योंकि भारत के कुल मिलाकर 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। बाकी के भारत के जो 28 राज्यों में से बचते हैं आपकी 22 राज्य, उनमें विधान परिषद नहीं है। तो फिर स्पेशल हो जाती है वो चीजें हमारे लिए। अब कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव हुए वो केवल एक ही चरण में हुए और वो एक चरण में कराए गए आपकी 10 मई को, एक ही चरण में हुए, है ना। एक ही चरण में ये वहां पर विधानसभा के चुनाव कराए गए 10 मई 2023 को। टोटल कितनी सीटें हैं कर्नाटक में आपकी विधानसभा की? 224। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं एमएलए की विधानसभा की, ऐसे ही करके वहां पर 224 सीटें हैं। इन 224 सीटों के लिए चुनाव 10 मई 2023 को कराए गए और इनका जो रिजल्ट आया
इनका जो चुनाव नतीजे आए, तो चुनाव नतीजे इनके जो आपके घोषित किए गए, वो घोषित किए गए हैं आपकी 13 मई 2023 ईस्वी को। ये चुनाव नतीजे आपके अनाउंस कर दिए गए, ये चुनाव नतीजे आपके घोषित कर दिए। अब देखो, अब बिल्कुल हाथों हाथ का ही आपकी अपडेट मैं आप सब लोगों को पढ़ा के चला जाता हूँ, शायद इतने डिटेल में और इतनी महत्वपूर्ण तरीके से शायद आप कभी ना भी पढ़े। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि भाई YouTube का देखो वही चक्कर है कि जहाँ क्वालिटी बेहतर होती है वहाँ क्वांटिटी पता नहीं आपकी हमारी कि लोगों की मेंटेलिटी या सोच क्या काम करती है, जो वहाँ क्वांटिटी कम हो जाती है। उन्हीं सोचों पर डिपेंड करती है कि जहाँ फालतू की चीजें हैं, जहां से हमारा कोई मतलब नहीं, वहां क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके अच्छे तरीके से अगर आप क्लास देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो उसका शायद बहुत ज्यादा फायदा आप लोग उठा सकते हैं, है ना। 13 मई 2023 ईस्वी को रिजल्ट आया, तो इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट आया, चुनाव यहाँ आयोजित किए गए। विधानसभा के चुनाव थे। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, सदस्यों को एमएलए बोला जाता है। 224 टोटल सीटें आपकी कर्नाटक में हैं। अब इन चुनाव नतीजों की अगर हम आपकी हमारी लोग डिस्कस करते हैं, अगर हम चुनाव नतीजों के बारे में बात करें, तो ये जो चुनाव, ये आपकी ये याद हो, है ना, ये भी याद हो, एक चरण आपकी हमारी 13 में कर्नाटक भारत का राज्य, वहां विधानसभा के चुनाव कराएंगे। इसे रफ कर देता हूँ, फिर अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे आपकी इसमें, है ना। अब ये जो चुनाव नतीजे आए हैं ना, तो इन चुनाव नतीजों पर अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर हम बातें करते हैं, तो इनमें आपकी हमारी हुआ क्या है ना। ये जो चुनाव नतीजे आए हैं, तो इन चुनाव नतीजों में, है ना, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से आपकी हमारी यहाँ पर वापस आपकी हमारी सत्ता में आ गई, है ना। तो अब इन चुनाव नतीजों की बात करें, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसको हम आईएनसी कहते हैं आपके, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जिसे साधारण हम लोग आपकी अपने गांव वगैरह, अपने शहर वगैरह में जिसे साधारणतः कांग्रेस कह देते हैं, कांग्रेस को 136 सीटें इसमें मिली, 136। पिछले चुनावों में कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी। पिछले चुनावों का मतलब 2018 ईस्वी में कांग्रेस को जो है वो 80 सीटें मिली, इन वाले चुनावों में उसको 136 सीटें मिली, है ना। जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी है आपकी, भारतीय जनता पार्टी, है ना, भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में आपकी हार गई है, और भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में मात्र 65 सीटें मिली हैं। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें, तो इनके पास 104 सीटें थी। 2018 वाले चुनावों में अगर हम बात करेंगे, तो इनके पास आपकी 104 सीटें थी। बाकी एक पार्टी है वहां पर आपकी जे डी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ एस, इसका पूरा नाम है आपकी जनता दल सेक्युलर। जनता दल सेक्युलर जो आपकी एक पार्टी है, इस पार्टी को वहां पर जो सीटें मिली इस साल, वो 19, ये इस साल वाली 2019 वाली है, ये वाली 2023, 2023 वाली है, 2023 ये भी 23 वाली है, और ये भी आपकी 2023 वाली है ना। ये पिछले चुनावों की, क्योंकि 5 साल आपके कार्यकाल होता है, सबको पता है। पिछली बार इन्हें 37 सीटें मिली थी आपकी 2018 में, अगर हम, ठीक है। बाकी की जो सीटें बची आपकी, वो अन्य को मिली है। अन्य जो आपकी छोटे छोटे, जैसे निर्दलीय उम्मीदवार कह लो, छोटे छोटे राजनीतिक दल कह लो, इन्हें इस साल मिली है आपकी, कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, तो इन्हें 4 सीटें मिली हैं। पिछले चुनावों की अगर हम बात करेंगे, तो इन्हें आपके अन्य जो छोटे मोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार थे, इन्हें 2018 में 3 सीटें। तो अब देखो, टोटल ब्यौरा ये है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजे भी, और वर्तमान विधानसभा के तो खैर है ही महत्वपूर्ण, वो तो आपको पता ही चल रहा होगा। तो वर्तमान में कांग्रेस सबसे ऊपर चलेगी 136 सीटों के साथ, बीजेपी आपकी दूसरे नंबर पर रही है, तीसरे नंबर पर बीडीसी, और बाकी आपके अन्य सदस्यीय दलों को इतनी सीटें मिली है। ये 2018 के आपकी पोल है, और ये वर्तमान की पोल है। अब आपको पता चल रहा होगा कि टोटल सीटें, जैसे मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था, बता रहा था कि टोटल सीटें वहां पर कितनी, कर्नाटक में 224 सीटें हैं। अब 224 सीटें अगर हैं, तो वहां पर आपकी बहुमत कितने का चाहिए, तो बहुमत आपकी हमारी कितने पे चाहिए, आपकी बहुमत हो जाएगा 113 सीटों पर आपकी बहुमत हो जाएगी, क्योंकि बहुमत को इंग्लिश में मेजोरिटी बोलते हैं, और बहुमत का मतलब होता है कि टोटल जितनी भी सीटें होती हैं, इन टोटल सीटों का ½ + 1 आपकी जिस भी पार्टी को मिल जाता है ना,
उस पार्टी को आपकी बहुमत प्राप्त हो जाता है और वो आपकी अपनी सरकार आपके बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर सकती है, ठीक है ना। अब देखो 224 का आधा करोगे तो 112, 112 प्लस की 1 करोगे तो 113, तो 113 सीटों पर आपको बहुमत मिल जाएगा। लेकिन बहुमत के साथ साथ आपकी कांग्रेस जो है वो बहुमत से भी बहुत ऊपर चलेगी और कांग्रेस को जो है इस साल आपकी वो बहुमत से भी बहुत ज्यादा 136 सीटें वहां पर आपकी मिली। ये टोटल ब्यौरा है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अभी तक अगर हम बात करेंगे ना, अभी तक, तो अभी तक कर्नाटक में जो था आपकी, अभी तक कर्नाटक में, है ना, अभी तक कर्नाटक में, अभी तक कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, है ना। यानी कि अभी तक जो वहां पर गवर्नमेंट चल रही थी वो किस राजनीतिक पार्टी की सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता से एग्जिट हो जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगी और अब कर्नाटक में आपकी किस राजनीतिक पार्टी की गवर्नमेंट आपकी बन जाएगी भैया, कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तक किस राजनीतिक पार्टी की गवर्नमेंट थी वहां पर, भारतीय जनता पार्टी की। अब ये सीटें आप लिख लें, 136 पिछले वर्ष 80 मिली थी उन्हें, इस वर्ष बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 65, पिछले वर्ष 104, इस वर्ष जेडीएस जनता दल यूनाइटेड, इसका मतलब ये भी याद हो जाएगा आपको कि जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का राजनीतिक दल है आपकी, तो कांग्रेस कर्नाटका का है। अन्य जो छोटे मोटे दल होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, निर्दलीय, उनको 4 सीटें, पिछले वर्ष 3 सीटें, 224 सीटें, तो बहुमत हाफ प्लस वन पे मिलता है, सरकार बनाने का दावा वो पेश कर सकती है जिसके पास आधी से ज्यादा सीट अधिक हो। अभी तक वहां पर कर्नाटक में किसकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की। आप क्लियर अप कर दें, ये आपने लिख लिया हो और लिखना ही है, आप सब लोगों को मेमोराइज करना है आपकी, ठीक है भैया, है ना। अब इनमें अगर हम बात करेंगे आपकी, ये जो चुनाव नतीजे आए हैं अभी अभी आपके हाल फिलहाल में, आज ही मान लो, और आज ही मैं आप लोगों को इनकी अपडेट दे रहा हूँ, जिनका आने वाला एग्जाम भी है 1-2 महीने के अंदर, उनके लिए भी बड़े खास है ना। अब इन चुनावों में अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक में जो अभी तक अगर हम बात करें तो किसकी सरकार थी, मैं अभी बता रहा था, कर्नाटक में अभी तक गवर्नमेंट थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, है ना, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार थी। और कर्नाटक के अभी तक मुख्यमंत्री जो थे, अभी तक वहां के चीफ मिनिस्टर यानी कि जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपकी बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई वहां के, बसवराज बोम्मई, बोम्मई, बसवराज बोम्मई वहां के अभी तक मुख्यमंत्री थे। ये वहां के अभी तक चीफ मिनिस्टर थे, तो ये अपना इस्तीफा दे देंगे। बसवराज बोम्मई, याद रखना आपकी हमारी, ये कर्नाटक के 20वें नंबर के चीफ मिनिस्टर थे, 20वें नंबर के मुख्यमंत्री। इसका मतलब ये होगा कि अब कर्नाटक में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, अब कर्नाटक में जो भी व्यक्ति कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी, ये आप लोगों को थोड़ा अपडेट रखना पड़ेगा, अखबार में उस दिन प्रिंट हो जाएगा जिस दिन अनाउंसमेंट कांग्रेस की हाईकमान के द्वारा कर दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति कांग्रेस का वहां पर चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, वो कर्नाटक का 21वें नंबर का चीफ मिनिस्टर होगा, 21वां मुख्यमंत्री। ये यहाँ से क्यों निकल के आएगा कि जो भी व्यक्ति कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनेगा, बनेगा कांग्रेस पार्टी का आपकी, तो वो 21वें नंबर का होगा। अभी तक बसवराज बोम्मई जो है आपकी, बोम्मई, उससे गलत लिखा गया भाई, इसको सही कर लें आपकी, है ना, बसवराज बोम्मई, ये अभी तक कर्नाटक के आपके मुख्यमंत्री थे। इनका जो भी व्यक्ति स्थान लेगा वो 21वां मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि ये 20वें थे, अब ये 21वें नंबर के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता देता हूँ, संभावना, कि कर्नाटक में एक व्यक्ति की संभावना है कि डी के शिव कुमार, या तो ये व्यक्ति वहां के मुख्यमंत्री बन सकते हैं जो कांग्रेस के हैं। ये वर्तमान समय में ना, ये वाले डी के शिव कुमार, ये वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक राज्य के ये कर्नाटक राज्य के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये जो है वर्तमान में, है ना। या तो संभावना इस बात की है कि इन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या फिर संभावना इस बात की है, एक और व्यक्ति है आपकी हमारी, और इनका नाम है आपके सिद्धारमैया, है ना, सिद्धारमैया, ये व्यक्ति यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, ये व्यक्ति। तो या ये व्यक्ति, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व सीएम ऑफ कर्नाटक आपकी, है ना, ये कर्नाटक,
तो दो नामों की आपकी सबसे ज्यादा चर्चा है कि हो सकता है सिद्धारमैया वहां के, अभी क्योंकि कांग्रेस ने किसी भी व्यक्ति को कंफर्म नहीं किया था कि कौन वहां का चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो दो व्यक्ति की संभावना है कि या तो हो सकता है आपके डीके शिव कुमार जो इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वहां पर इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है कर्नाटक में, और हो भी सकता है कि इन्हें भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है सिद्धारमैया। पूर्व में भी कांग्रेस की जब सरकार कर्नाटक में रही, ये चीफ मिनिस्टर वहां के रह चुके हैं। अब ये बने या ये बने, यही दोनों नाम है, ये गारंटी है। तो ये 21वें नंबर के मुख्यमंत्री होंगे आपके जो कर्नाटक में होंगे। अभी तक जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम मैं बता चुका हूँ। 20वें नंबर के मुख्यमंत्री, सरकार चली थी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन से सरकार थी। आप सोच रहे होंगे ना पिछली बार से 104 मिली है इन्हें, तो इन्होंने जेडीएस के साथ गठबंधन से मिलकर सरकार बना रखी थी, क्योंकि उसके बाद 37 सीट्स थी आपकी, तो मेजोरिटी में आ जाते हैं गठबंधन, जिसको अलायंसेस बोलते हैं आपकी, वहां से इनके पास पूर्व बहुमत आ गया है आपके, है ना। हमें थोड़ा सा, ये तो जानकारी वर्तमान की होगी, अब आप कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद अगली खबर पे चले जाएंगे हम लोग। ये हो गया सबका, है ना, ये लिख लिया होगा सब लोगों ने। अगर हम आपकी हमारी अब कर्नाटक के बारे में बात करें और डिस्कस करेंगे, तो अब आप लोगों को याद ही हो, देखो मैं आप लोगों को बताऊं आपकी हमारी कि अभी तक जो कर्नाटक के आपके मुख्यमंत्री थे ना, अभी तक जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बसवराज बोम्मई, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम अभी लिखा था हमने बसवराज बोम्मई, है ना, ये कर्नाटक के 20वें मुख्यमंत्री थे, वो मैं लिखा चुका हूँ। इनके जो पिता थे ना, इनके जो पिताजी थे आपकी, इनके जो पिताजी थे, देखो ये एक आपकी हमारी सहयोगी है, क्योंकि दोनों आपके हमारी बाप बेटे जो है वो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एस आर बोम्मई, एस आर बोम्मई, ये वाली बोम्मई, ये भी कर्नाटक के ये भी कर्नाटक के, इनके जो पिता हैं वो भी कर्नाटक के 11वें चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 11वें मुख्यमंत्री आपकी रह चुके हैं। और देखो ये एक इतिहास था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जीएस का क्वेश्चन है ये वाला। ये एक कर्नाटक में पहली बार हुआ, कि कर्नाटक में पहली बार हुआ, बाकी के भारत राज्यों में कई बार हो चुका है ऐसा, कर्नाटक में पहली बार पिता और पुत्र दोनों आपके मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है, दोनों का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड वो किसके नाम है, बसवराज बोम्मई के, और इनके साथ साथ एस आर बोम्मई के, पिता और पुत्र, यानी पिता 11वें नंबर के मुख्यमंत्री इनसे पहले, और ये 20वें नंबर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना। अगर हम कर्नाटक में वर्तमान में बात करेंगे, तो कर्नाटक के वर्तमान में जो राज्यपाल है ये आप लिख लें, और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल है आपकी भगत सिंह केसियारी, भगत सिंह केसियारी जो है ये वर्तमान में आपके कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ये आपकी सरकार बनाने का दावा कांग्रेस इनके पास पेश करेगी, फिर मुख्यमंत्री को ये शपथ दिलाएंगे आपके, है ना। कर्नाटक में वर्तमान में अगर हम बात करें तो आप पूरा ही लिख लें, कर्नाटक में वर्तमान में यहाँ राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है आपकी वो 12 है, ये वाली है ना, राज्यसभा की सीटों की संख्या आपकी 12, और वर्तमान में आपकी लोकसभा की सीटों की संख्या जो है यहाँ पर 28 है, ठीक है। कर्नाटक जो है हमारे भारत का दक्षिणी भारतीय राज्य, वो मैं बता चुका हूँ। कर्नाटक जनसंख्या की दृष्टि से भारत में आपकी छठा राज्य है, छठे स्थान पर आता है जनसंख्या के आपके मामले में, है ना। कर्नाटक की अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो कर्नाटक क्षेत्रफल के आधार पर भारत में 8वें नंबर पर आता है, 8वें स्थान पर आता है, यानी कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी हमारी वो हमारे भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। ये कर्नाटक के बारे में जानकारी। वहां कर्नाटक में टोटल आपकी नंबर ऑफ सीट्स आपकी हमारी राज्यसभा की और 12 है, लोकसभा की 28 है। भगत सिंह केसरी वर्तमान में राज्यपाल है। सब लोगों को इतनी जानकारी होगी, सब लोगों को शायद इतने इसके बारे में आपके हमारी पता होगा, अगर नहीं है तो प्लीज कृपया करके आपके बैठ डाउन कर लें। एस आर बोम्मई और बसवराज बोम्मई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम कर्नाटक के बारे में बात करेंगे, तो कर्नाटक जो हमारे भारत का एक राज्य बना, कर्नाटक जो राज्य बना था, उसके बाद मैं अगली खबर पे जाऊंगा भाई आपकी हमारी ये वाला, है ना। कर्नाटक जो राज्य बना था, कर्नाटक राज्य ये बना था आपकी भाई 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। याद होगा जिन लोगों ने हमसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तभी कर्नाटक राज्य बना। और शुरू में इसका नाम जो था कि शुरू में इसका नाम मैसूर रखा गया था, क्योंकि ये मैसूर ही देसी रियासत से अलग हुआ। मैसूर जो आपकी हमारी प्रेसिडेंसी थी ना, इसी मैसूर प्रेसिडेंसी से ये राज्य आपकी अलग हुआ। प्रेसिडेंसी को हिंदी में देसी रियासत कहा जाता है।
1973 ईस्वी में इसका नाम आपके परिवर्तित किया गया और इसका नाम परिवर्तित करके 1973 में 1973 ईस्वी में आपकी कर्नाटका रखा गया। ये आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, कृपया लिख लें। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करेंगे, आपकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो है वो सभी को पता होगी, आपकी बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को इतना तो सभी को पता हो कि इसे हमारे भारत में आपकी सिलिकॉन वैली, वैली मीन्स आपकी हिंदी में घाटी होता है, यानी कि सिलिकॉन घाटी है, सिलिकॉन वैली के नाम से आपकी इसको जाना जाता है। और इसी बेंगलुरु को हमारे भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी के नाम से आपकी किसको जाना जाता है, तो आपकी आंसर आएगा बेंगलुरु को। इसका रीजन है क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा कंप्यूटर से संबंधित जो आईसी चिप्स होती है ना, आईसी आपकी हमारी जानते हो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है आईसी चिप, उसका सबसे अधिक निर्माण करने वाला भारत का राज्य कौन सा होता है, तो वो आपके भारत का आपकी राज्य कर्नाटका में आपकी एक शहर है आपकी बेंगलुरु। और इसी रीजन से सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है बेंगलुरु शहर को, जो इस समय कर्नाटका की कैपिटल है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी आपकी बेंगलुरु को जाना जाता है। कब राज्य बना, कितना क्षेत्रफल, कितनी जनसंख्या, कौन से स्थान पर आता है, वहां के राज्यपाल, अभी तक मुख्यमंत्री, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स असेंबली में है, कितनी राज्यसभा में, कितनी लोकसभा में, कर्नाटक का क्या इतिहास रहा है, साउथ इंडियन स्टेट है आपकी, समुद्र के तट पर है, नदी के तट पर है आपकी, वो सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। अभी अभी 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें रिजल्ट में आपकी हमारी क्या आपकी हमारी भाई किस पार्टी को कितनी आपकी सीटें आपकी प्राप्त हुई है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। अब आप लोगों को पढ़ना इसमें ये है, अब आप लोग जाएं और पूरे का पूरा भारतीय संविधान में जो आपकी विधानसभा वाला टॉपिक है ना, इस विधानसभा वाले टॉपिक को पढ़ लें। विधानसभा के चुनाव जो आयोजित कराता है आपकी हमारी वो चुनाव आयोग कराता है। अब आप निर्वाचन आयोग यानी जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, चुनाव आयोग को भी पढ़ लें। इसके साथ साथ आपकी विधानसभा के साथ साथ आपकी कर्नाटका में विधान परिषद भी है। तो आप लोग जाके एक बार ध्यान से आपकी भैया अपनी किताबों में से विधान परिषद, विधानसभा और चुनाव आयोग को एक बार पढ़ लें, क्योंकि संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है विधानसभा या विधान परिषद या फिर निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मालूम कर लिए जाए, क्योंकि यहाँ से जीए अगर चर्चा में थी तो बन जाती है वहां से आपकी जीएस। तो एक बार जाकर उन टॉपिकों को आप एक बार जरूर ध्यान से देख लेंगे। ये पूरा टॉपिक हो गया। अगले आपके करंट अफेयर्स की न्यूज पर चलते हैं। सही हो गया ना, अगला लिख लीजिए, है ना। अब कर्नाटका के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस करा और मैंने आपको ये भी बताया कि आप लोगों को आपकी इस वाले टॉपिक के बहाने कौन सा टॉपिक आप लोगों को मेमोराइज करना है और कौन सा टॉपिक आप लोगों को आपकी हमारी पढ़ना होता है। अब एक खबर जो बहुत बड़ी खबर है आपकी, खासकर एग्जाम की दृष्टि को मैं बता देता हूँ। एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, सब लोगों ने आपकी हमारी सुना होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट, है ना। और ये सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी जिसके बारे में हम बात करने वाले, और वो है आपके ट्विटर है। ध्यान आ गया होगा आपकी ट्विटर। अब ट्विटर जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसका आपकी हमारी चिन्ह जो होता है, इसका अगर चिन्ह की बात करें तो आपको पता होगा चिड़िया होता है ना। इसमें आपकी चिड़िया छपा हुआ आता है। इसमें क्या हुआ है, ट्विटर की नई सीईओ जो बने हैं आपकी हमारी, है ना। सीईओ, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका आपकी हमारी फुल फॉर्म। और हिंदी में आपकी हमारी इसका मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। एक तरीके से वो पूरी कंपनी को हैंडल करता है, मालिक ही होता है, अध्यक्ष कहते हैं वास्तविकता में आपकी, है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये वाली। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपकी जो सीईओ बनी है आपकी हमारी, वो बने आपकी, नाम लिख लें, और उनका नाम है लिंडा याकारिनो। ओहो, ये आपको बहुत खास न्यूज़ों में आपकी हमारी शामिल है। लिंडा याकारिनो वर्तमान में अभी हाल ही में आपकी हमारी ये नई ट्विटर की आपकी हमारी अध्यक्ष बनी है। ये महिला है और ये रहने वाली है आपकी प्रिया अमेरिका की आपकी महिला है। इन्होंने स्थान लिया है, और वो स्थान लिया होगा आपको पता ही चल गया होगा, बहुत पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके ट्विटर को अभी अभी आपकी हमारी पिछले साल खरीदा था। और वो टेस्ला के भी फाउंडर है, आपको अगर नाम ध्यान आ रहा होगा तो वो व्यक्ति हैं आपके हमारी भैया एलन मस्क, है ना। एलन मस्क अभी तक आपके ट्विटर के सीईओ थे। इन्होंने आपकी हमारी ट्विटर का सीईओ किसे बनाया है, लिंडा याकारिनो को बनाया है, जो महिला है, अमेरिका की रहने वाली है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक तरीके से इसको आप अध्यक्ष कह सकते हैं।
एलन मस्क अभी भी ट्विटर के आपकी हमारी सहायक सहायक है ना, सहायक प्रबंधक अधिकारी आपकी हमारी इसके बने रहेंगे। सहायक जो आपके प्रबंधक अधिकारी है ना, वो अभी भी इसके बने रहेंगे। तो इनके पास पहले दो पद थे, सीईओ भी यही थे और सहायक प्रबंधक अधिकारी भी यही थे। तो एलन मस्क कभी भी इसी पद पर आपके बने रहेंगे। ये है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले वर्ष, जल्दी लिख लो भाई, पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 ईस्वी में एलन मस्क ने इन्होंने आपके ट्विटर को खरीदा था। और इसके जो फाउंडर थे ना, ट्विटर को उन्हीं से खरीदा था इन्होंने 44 अरब डॉलर में। 44 अरब डॉलर का मतलब 44 बिलियन डॉलर, लगभग 3368 इंडियन रुपीज में, इंडियन आपकी हमारी जो भारतीय रुपए होते हैं, इसमें इन्होंने इसे खरीद लिया था। आपकी हमारी जो ट्विटर होती है इसे खरीदा था ये वाली। तो इसका मतलब पिछले साल ही आपकी हमारी ट्विटर को एलन मस्क ने आपकी खरीदा था। और एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर, लगभग भारत के 3,368 करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीदा। किसने खरीदा? एलन मस्क ने खरीदा। एलन मस्क, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो एलन मस्क है ना, एक कंपनी है आपकी टेस्ला। इस कंपनी के फाउंडर, इस कंपनी के जो फाउंडर है ना, फाउंडर का मतलब आपकी हमारी भाई स्थापना करने वाला व्यक्ति होता है। और इस कंपनी के सीईओ ये भी आपकी एलन मस्क है। टेस्ला कंपनी कारों बनाने वाली कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती है ना, वो टेस्ला अमेरिका की कंपनी है। और एक और कंपनी आपकी हमारी जिसका नाम है स्पेस एक्स, ये वाली स्पेस एक्स, ये स्पेस में काम करती है। यानी कि अंतरिक्ष में कोई रॉकेट वगैरह भेजना होता है, अंतरिक्ष में आपकी हमारी कोई रिसर्च वगैरह काम करने वाली जो कंपनी है ना, स्पेस एक्स और टेस्ला, इन दोनों कंपनियों के फाउंडर और सीईओ भी एलन मस्क हैं। इन्होंने ट्विटर को अभी पिछले साल खरीदा था 44 अरब डॉलर में। अब नई ट्विटर की आपकी सीईओ जो है वो लिंडा याकारिनो को बना दिया गया, जो अमेरिका की रहने वाली एक महिला। अभी तक सीईओ के पद पर एलन मस्क स्वयं ही थे आपकी, है ना। तो याद रखना, अब मैं कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ, आप इसे आपकी स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें आपकी, ठीक है ना। अब इनके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी इसमें ट्विटर में, तो अब देखो ध्यान से लिख लो भैया, सभी कुछ खास है, सभी कुछ महत्वपूर्ण होता है, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए, है ना। ट्विटर जो कंपनी है, ट्विटर, इसकी अगर हम स्थापना के बारे में बात करेंगे तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर, यानी कि मुख्यालय जो है आपकी इसका, है ना, ट्विटर का। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्लॉगिंग साइट है। यहाँ पर लोग बाग व्हाट्सएप की तरह अपना कोई भी मैसेज टाइप करके आपके डाल सकते हैं, और जो भी इनके फॉलोअर्स वगैरह होते हैं उनके पास वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। ये ना आप जानते होंगे इसके बारे में, ट्विटर के बारे में। ट्विटर के जो संस्थापक थे, यानी कि इसके जो फाउंडर थे, उनका नाम था आपकी जैक डोरसी। जैक डोरसी आपकी इसके है तो कई सारे फाउंडर, लेकिन इनमें मुख्य नाम जो है वो जैक डोरसी का, ये इसके संस्थापक थे। इनसे ही एलन मस्क ने कंपनी खरीदी थी। एलन मस्क ने ये जो आपकी खरीदी थी कंपनी, वो जैक डोरसी से ही खरीदी थी आपके पिछले साल अक्टूबर 2022 ईस्वी में। अक्टूबर 2022 ईस्वी में जब एलन मस्क ने इस कंपनी को खरीदा था ना, तब तब जो है आपकी हमारी ट्विटर के जो सीईओ थे, ट्विटर के इसके जो आपकी सीईओ थे इस समय, वो आपकी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हुआ करते थे आपके भैया, और इनका नाम था आपकी पराग अग्रवाल। ये इसके सीईओ हुआ करते थे आपके, है ना, पराग अग्रवाल। ये और पराग अग्रवाल को इनको हटा दिया गया था। और इनको हटा देने के बाद आपके जो नए सीईओ बने थे आपकी, वो कौन बने थे भैया? वो स्वयं आपकी एलन मस्क बने थे। और एलन मस्क ने अब अपने स्थान पर लिंडा याकारिना को इसका आपके हमारे भी नया सीईओ नियुक्त किया है। सोशल ब्लॉगिंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, बहुत बड़ी खबर है, कृपया करके आप लिखते हैं। आप देखो जैसे ट्विटर की चर्चा हुई है ना, तो बाकी की जो सोशल साइटें होती है फिर ये भी चर्चा में आ जाएंगी, फिर उनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है भाई, ये रफ कर दें आपकी, है ना। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो बाकी की जो आपकी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइटें होती है उनके बारे में भी एक एक दो दो लाइनें आपको सबके बारे में बता देता हूँ, और सबके बारे में लिख लें आपकी, है ना। अब सबसे पहले आपकी हमारी आप लिख लें कंपनी और है, और ये है आपकी हमारी भाई फेसबुक। फेसबुक जो आपकी हमारी कंपनी है, इसकी स्थापना जो आपकी की गई थी, आप सभी चलाते होंगे, वो की गई थी 2004 में। और इसके जो संस्थापक लिख देता हूँ ब्रैकेट में आपकी हमारी, इनको इंग्लिश में फाउंडर बोला जाता है। और इसके आपकी हमारी फाउंडर जो थे वो थे आपके मार्क जूकरबर्ग। ये आपकी इसके फाउंडर थे। इस कंपनी की स्थापना जब हुई थी, ऐसी करके आपकी हमारी ये कंपनी हुई आपकी हमारी
व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप की जो स्थापना आपकी हुई थी वो की गई थी 2009 ईस्वी में, और इसके जो फाउंडर थे आपके हमारी वो थे जॉन पोम और ब्रायन एक्टन, ये है ना जॉन पोम, और इनके साथ में आपकी इनका नाम था ब्रायन एक्टन। ये दोनों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी, और वर्तमान में इसके जो सीईओ है ना इस कंपनी के, वो जॉन पोम है। इस कंपनी के वर्तमान में जो सीईओ है आपके वो मार्क जुकरबर्ग है ना। ऐसे ही एक कंपनी और थी आपकी जिसका नाम, जिसपे हम लोग पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, यूट्यूब है। यूट्यूब की स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी, और इसकी आपकी हमारी जो वर्तमान में इसके आपकी सीईओ है यूट्यूब के वर्तमान में, इसके जो वर्तमान में सीईओ है वो लिख रहे हैं आपकी हमारी, और वो है नील मोहम्मद, है ना। ये अभी अभी नियुक्त किए गए, तो थोड़ा सा खास न्यूज है, इसलिए इस चीज को एक बार आप जरूर देखें। तो देखो, अगर फेसबुक चर्चा में थी तो हमने फेसबुक के बहाने बाकी की जो सोशल साइटें होती है ना उनके बारे में भी एक एक दो दो लाइन पढ़ दिया, क्योंकि अब अगर पूछा जाता है उनके सीईओ वगैरह, उनके फाउंडर वगैरह, अगर आपसे अब पूछे जाते हैं तो हमसे अब गलत नहीं होगा, और हम आपकी हमारी उन क्वेश्चनों पे आपकी डिस्कस भी कर सकते हैं, और उन क्वेश्चनों पे हम लोग आपकी हमारी बता भी सकते हैं। ठीक हुआ, सब लोगों को पता चल गया। एक दो खबर और है, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्लासेस आपकी आपको फायदा ही होता है उनमें पढ़ने में, जिसमें आपको बेनिफिट हो, बहुत ज्यादा आप लोगों को लगे कि हाँ पढ़ाई हो रही है वास्तविकता में। ठीक है ना भाई। ऐसे ही करके अगर हम बात करें तो जो लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा खास है, उस क्वेश्चन को आप एक बार आपकी हमारी ध्यान से आप पढ़ लें एक बार, है ना। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लिखें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप, बेस कैंप पर सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड, चढ़ाई करने वाली भारतीय लड़की कौन बनी है, भारतीय लड़की कौन बनी है, ये वाला है भाई आपकी, है ना। इनका नाम लिखे आपकी हमारी अरिष्का, अरिष्का लिठा, ये आपकी हमारी अरिष्का लिठा। ये है रहने वाली आपकी महाराष्ट्र की भाई, और महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाली है। और इनकी उम्र की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो उम्र है अभी वो मात्र 6 वर्ष है, ये हमारी ये वाली महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाली, नाम है अरिष्का लिठा। बेस कैंप देखो भाई, मात्र 6 वर्ष की उम्र में है कि नहीं, मात्र 6 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट आपको, है ना। इसके बेस कैंप देखो, बेस कैंप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बेस कैंप की ऊंचाई इसकी लगभग होता है 17,500 फीट, ये है ना, इतनी ऊंचाई होती है, इतनी ऊंचाई है। क्योंकि देखो मैं आप सब लोगों को बता दूं, आपकी माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 आपकी मीटर है। अब नई ऊंचाई तो इतनी हो गई है ना, सब लोगों को पता होगा आपका, है ना। इतनी इसकी नई ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की आपकी। तो माउंट एवरेस्ट के इसके दो बेस कैंप हैं, एक है आपकी दक्षिणी बेस कैंप, और दक्षिणी बेस कैंप जो है वो तो है नेपाल में भाई, और एक है उसका उत्तरी बेस कैंप है, और उत्तरी बेस कैंप जो है वो है आपके हमारी भाई तिब्बत में, ये वाला। देखो बेस कैंप होता क्या है, जब कोई भी आपके हमारी जो क्लाइंबर होता है ना, पर्वतों पर चढ़ाई करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसको आधार बना लेता है। जैसे हम छत पे गए तो पोडियम नहीं होता जीने का, जो स्टेयर्स होती सीढ़ी है उसका पोडियम होता है, और उसके बाद आपकी वो उस पे सहारा लेकर ऊपर चलते हैं। ऐसे ही करके कोई भी पढ़ाई इस पे चढ़ाई करने वाला होता है ना, तो इस पे सहारा लेता है बेस कैंप ऊपर, और बेस कैंप ऊपर सहारा लेने के बाद वो पर्वतों पर चढ़ता है। तो बेस कैंप थोड़ा कम ऊंचाई पर होते हैं, तो उस बेस कैंप पर सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड अभी अभी किसके नाम बनाया है, आपकी भारतीय महिला अरिष्का लट्ठा, महाराष्ट्र के पुणे की, मात्र 6 वर्ष की उम्र में। यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछा गया था, ये ध्यान रखना आपकी, ठीक है भैया। अब देखो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बता दी, ये माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, नेपाल में है पर्वत चोटी, याद रखना आपकी हमारी ये वाली, है ना। अब देखो अगर नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट की अगर चर्चा हो रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में आपकी, है ना। ये जो आपकी माउंट एवरेस्ट होती है ना, एवरेस्ट, इसे नेपाल में जो है अलग नाम से जानते हैं, नेपाल में इसका नाम होता है आपकी सागर माथा, सागर माथा के नाम से जानते हैं आपके हमारे, नेपाल में इस पर्वत चोटी को आपकी सागर माथा, भारत में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट कहा जाता है।
तिब्बत में आपकी हमारी इसको चोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में जो इसका नाम है ना आपकी तिब्बत में, उसको आपकी हमारी जाना जाता है चोमोलंगमा के नाम से। ये वाले चोमोलंगमा के नाम से इसको, तो 3 देशों में 3 अलग-अलग नाम है, लेकिन मूल रूप से किस देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाले व्यक्ति, आप लिख ही लीजिए बात, चलिए चढ़ाई करने वाले जो व्यक्ति थे वो 1953 सन पूछी गई थी भाई एक बार पैट के पेपर में। 1953 ईस्वी में आपकी हमारी सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति थे एडमंड हिलरी, और इनके साथ आपकी हमारी एक व्यक्ति थे, आपने इनका नाम जरूर पढ़ा होगा आपकी हमारी भैया तेनजिंग नार्गे। ये वाला तेनजिंग नार्गे, ये आपके रहने वाले थे। तेनजिंग नार्गे ये नेपाल के रहने वाले थे और ये आपके न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। इन दोनों ने मिलकर साथ, ये शेरपा थे यानी कि रास्ता दिखाने वाले, न्यूजीलैंड के थे, ये नेपाल के थे। तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलरी ने पूरी दुनिया में सबसे पहले इस पर चढ़ाई की। सबसे पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जो थी आपकी हमारी, वो जुमको तबई है ना। जुमको तबई आपकी सबसे पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, और इन्होंने चढ़ाई करी थी भाई 1975 में, और ये आपकी जापान के रहने वाले थे, है ना। सबसे पहली भारतीय महिला आपकी इस पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला जो है वो है आपकी भैया बिछेंद्री पाल, और बिछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी 1984 में। सबसे पहली भारतीय महिला 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली आपकी हमारी, है ना, वो है आपकी संतोष यादव, और संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 1992 और 1993 में चढ़ाई करी थी। सबसे पहली भारतीय महिला जो विकलांग थी, छिन्न अंग वाली विकलांग, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, वो थी आपकी अरुणिमा सिन्हा थी, और अरुणिमा सिन्हा ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी आपकी 2013 में, 2013। इस टॉपिक के बहाने पूरा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ ले, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला की भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप जानते हैं केटू पराक्रम है, दूसरी भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और तीसरी भारत में सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरी दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, और वो आपकी हमारी भैया वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी चोटियों की नाम पूरा हिमालय पर्वत हम पढ़ लें इसके बहाने, अगर ये चीज चर्चा में आई है। तो मैंने आपकी 2-3 खास न्यूज़ों पर चर्चा करी, पूरा आपकी डिटेल में आपको समझा के गया। कृपया करके सभी लोग अच्छे तरीके से क्लास को अटेम्प्ट करें, और किसी भी टॉपिक पर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट जरूर किया करें, क्लास को लाइक कर दें और सभी ग्रुप में शेयर कर दें कि हाँ जीएस पढ़ने का वास्तविक तरीका क्या होता है, कि अगर ये न्यूज चर्चा में तो इसके बहाने क्या पढ़ें, ये न्यूज चर्चा में तो इसके बहाने क्या पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर से ही आपकी जीएस बन जाती है। आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी लोगों से कहें ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में फिर मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। गुड बाय।